नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पिछले 24 घंटों में 3 राज्यों में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं जो बीजेपी की रणनीति के खास पहलू की झलक दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड की। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 खास सहयोगी मनीष कुमार और साथ ही सुनील सिंह भी मौजूद हैं। हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले ये खबर हम देख लेते हैं। राज ठाकरे आज दिल्ली आए और आकर यहां गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। बीजेपी ने बिहार में लोजपा के खाते की सारी सीटें चिराग पासवान को दे दी और नाराज पशुपति पारस ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। वहीं झारखंड में जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन ने आज पार्टी और विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। ये तीनों ही घटनाक्रम बता रहे हैं कि बीजेपी किस तरह क्षेत्रीय नेताओं के नाम को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। ये 3 नेता जिनकी विरासत या कहें कि उत्तराधिकार को लेकर बीजेपी कोशिश कर रही है, बाल ठाकरे, रामविलास पासवान और शिबू सोरेन। एक बार नजर डाले तो किस तरह से बीजेपी इस रणनीति पर आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर बाल ठाकरे की विरासत पर उद्धव और राज ठाकरे दोनों का दावा है। शिवसेना में फूट के बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आ गए हैं। अब राज ठाकरे भी एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बिहार की बात करें तो यहां पर रामविलास पासवान की विरासत पर चिराग और पशुपति पारस दोनों ने दावा किया। एलजेपी में टूट हुई। बीजेपी ने पहले पशुपति को आगे बढ़ाया और फिर चिराग को किनारे कर दिया और अब रामविलास पासवान की विरासत चिराग को सौंपते हुए पशुपति से पल्ला झाड़ लिया। झारखंड की बात करें तो यहां पर शिबू सोरेन ने अपनी सत्ता बेटे हेमंत सोरेन को सौंपी, लेकिन उनके दूसरे बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन भी दावा करती आई हैं उनकी उत्तराधिकारी का, और अब सीता सोरेन बीजेपी के साथ आ गई हैं। तो ये नए समीकरण क्या दिखा रहे हैं, किस तरह से ये बीजेपी की नई रणनीति का संकेत दे रहे हैं। सुनील और मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, आपके पास पहले आना चाहूँगा। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो बाल ठाकरे की विरासत, जिसके बारे में दावा होता था कि उद्धव और राज ठाकरे के बीच में जो रस्साकशी हुई, लेकिन राज ठाकरे का पलड़ा भारी तब बताया जाता था, लेकिन उद्धव ने विरासत ली, पार्टी को आगे बढ़ाया, लेकिन संभाल नहीं पाए और पार्टी में अब टूट हुई है। तो क्या ये मौका देख करके बीजेपी को लगता है कि राज ठाकरे को बढ़ाया जाए आगे, ताकि जो बाला साहब ठाकरे की विरासत है उसको उनके कंधों पर डाल दी जाए? देखिए अखिलेश, बीजेपी की कार्यप्रणाली को आपको समझना होगा कि वो किसी को बढ़ाती नहीं है। दरअसल वो समय समय पर सभी का इस्तेमाल करती है। इस समय महाराष्ट्र की राजनीतिक जो समीकरण है और इतने पार्टियों में बटा हुआ है कि वोटरों के मन की था लगा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उसके जो सर्वे आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी अपना समीकरण बिठा रही है, पुराने साथी को छोड़ रही है या फिर नए साथी को ले रही है। तो इसमें जो देखा जा रहा है कि एमएनएस को साथ में लेने की जो उसकी जो मजबूरी है कि शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की पार्टी तो उसने तोड़ दी। सांसद और विधायक बड़ी संख्या में आ गए, 13 सांसद आ गए, 42 विधायक आ गए, लेकिन जो मराठी वोटर हैं वो पूरी तरह से आए नहीं है, ऐसा कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है। और उसमें वो नहीं चाहते कि और कोई बंटवारा हो और वोट कहीं और जाए। इसीलिए एमएनएस पे अब को साथ में जोड़ा गया है, क्योंकि एमएनएस ने 2019 के चुनाव विधानसभा में जो चुनाव लड़ा था, सीट ही जीता, भले ही एक ही सीट थे, लेकिन 2.25% वोट उन्हें राज्य में मिला था। तो ये जो वोट है, ये वोट अगर एमएनएस साथ में नहीं रहती या इंडिपेंडेंट खड़ी होती है तो ये नुकसान होगा या अलग जा सकता है। तो ये जो है बीजेपी अपने साथ जोड़कर इसे प्लस करना चाहती है और यही रणनीति का हिस्सा है। और चूंकि जो दक्षिण मुंबई लोकसभा की जो सीट है जिस पे चर्चा हो रही है कि वो एमएनएस के हिस्से में जा सकती है, वो फिलहाल वर्तमान सांसद जो उद्धव बाला ठाकरे के साथ में है वो है अरविंद सावंत, और वो वहाँ पर लड़ रहे हैं। लेकिन जो एकनाथ शिंदे हैं वहाँ पे उनके पास उस तरह का न तो उम्मीदवार है, और बीजेपी वहाँ से चाहती है थी जो नाम आ रहा था राहुल नार्वेकर जो विधानसभा अध्यक्ष वहाँ लड़ना चाहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सर्वे या समीकरण में उनका जो है जीतने की कहीं उतनी संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन वहीं बाला नांदगांवकर की अगर बात करें और एमएनएस आ जाती है तो एमएनएस ने पिछले बार 85,000 के करीब वोट लिया था, तो वो जो प्लस हो जाएगा और साथ में जो एकनाथ शिंदे का जो के साथ जो आया है वो वोट मिल जाएगा और बीजेपी के वोट मिल जाएंगे। मुरली देवड़ा के बेटे जो मिलिंद देवड़ा आए हुए हैं, कम से कम 25 से 30,000 उनके वोट आ जाएंगे, तब जाके मामला कहीं सरप्लस होगा। और यही इसी तरह का फ़ायदा मुंबई की दूसरी सीटों में भी होगा और शायद कोकड़ और दूसरी जगहों पे भी हो सकता है। तो यही एक गणित है कि एमएनएस को जोड़ने की। हालांकि एक खतरा उनके एक जो ये है कि राज ठाकरे अगर आते हैं तो क्या उत्तर भारतीय नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन वो भी उतना होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस समय बात हिंदुत्व की आ जा रही है। और साफ साफ देवेंद्र फडणवीस भी एनडीटीवी से बात करते हुए उस दिन कह चुके हैं
कि अब जो है एमएनएस की जो लाइन है वो हिंदुत्व की लाइन आ गई है, जो कि बीजेपी की लाइन से जुड़ती हुई है। तो इसलिए अब उस तरह की बात नहीं है, और उत्तर वोटर भी और उत्तर भारतीय भी मुझे लगता है कि अब उस तरह से नहीं डरते हैं, या अब उस तरह का माहौल कई सालों से नहीं है कि एकदम से राज ठाकरे से डरे या फिर उसका असर कहीं उत्तर प्रदेश या बिहार में दिखाई पड़े। हमारे साथ मनीष भी बने हुए हैं। मनीष, कल हमने विस्तार से बात की थी कि किस तरह से पशुपति पारस निपटा दिए गए, चिराग पासवान को बीजेपी ने एक तरह से रामविलास पासवान की पूरी विरासत सौंप दी। लेकिन आज जो नया घटनाक्रम हुआ है झारखंड में, जिस तरह से सीता सोरेन ने इस्तीफा दिया विधायक पद से, पार्टी से, और बीजेपी में शामिल हो गई, तो क्या बीजेपी की नज़रें बिहार की तरह झारखंड में भी है शिबू सोरेन के परिवार में, उनके उत्तराधिकारी के तौर पर सीता सोरेन हो आगे और बीजेपी उनका समर्थन दे? क्या ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है? देखिए, जैसा कि सुनील बता रहे थे कि बीजेपी हर कुछ जो है अपने सर्वे और समीकरण के आधार पर या फीडबैक के आधार पर करती है, और बीजेपी के जो आला नेतृत्व है या राजनेतृत्व है उसको इस बात का, इस सच्चाई से वो भली भांति परिचित हैं कि आज की तारीख में जो हेमंत सोरेन है और उसके बाद में जो वहाँ पर महागठबंधन की सरकार है, कहीं ना कहीं आदिवासियों का जो वोट है वो हेमंत सोरेन के पक्ष में है। लेकिन उन्हें लगता है कि सीता सोरेन को, चूंकि सीता सोरेन की दाल परिवार के अंदर नहीं गल रही है, उनकी भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, 2 बेटियां हैं जिनको वो राजनीति में लॉन्च करना चाहती हैं, और वो हेमंत सोरेन से वो उन्होंने बातचीत किया लेकिन वो उन्हें मंत्री बनाने के लिए भी तैयार नहीं हुए। तो अब सीता सोरेन को लगता है कि परिवार से अलग होकर बीजेपी की शरण में जाकर ना केवल वो भविष्य में मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा या सांसद बनने की दुमका से या तो वो लड़ेंगी या उनकी बेटी लड़ेंगी। तो ये सारी जो उनकी अपनी व्यक्तिगत, जो अब आप कह सकते हैं कि उनकी ज़रूरत है या उनकी महत्वाकांक्षा है, वो पूरी हो सकती है। जेएमएम के साथ में या उस पार्टी के अंदर नहीं रह सकते, वो सब पूरा होता उन्हें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन भले ही जेल में हो, लेकिन हेमंत सोरेन ने भी अपनी एक तरह का राजनीतिक सक्सेशन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनके बाद चंपई सोरेन है, फिर आने वाले दिनों में या वहाँ पर एक बाई इलेक्शन भी हो रहा है जहाँ से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उम्मीदवार होंगी। वैसे में सीता सोरेन को मालूम था कि गुरुजी के रहते हुए भी शायद उनकी अपनी जो इच्छा है वो पूरी होने वाली नहीं है, वो मंत्री भी नहीं बन सकती हैं। तो वैसे में बीजेपी के पास जाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और बीजेपी को लगता है कि परिवार में अगर पार्टी में फूट डाल के या परिवार में फूट डाल के कुछ तो वोटों का उनके ऊपर जो है वोटों का एक तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये कितना ऐड ऑन हो पाएगा ये तो आने वाले समय में जो चुनाव के परिणाम है वो उससे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी सोरेन परिवार में फूट डालने में कामयाब रही है। अखिलेश जी, बिल्कुल शुक्रिया आपका मनीष और सुनील, दोनों सहयोगियों का हमारा महत्वपूर्ण जानकारी और दिलचस्प जानकारी दे रहे किस तरह से सियासत हो रही है विरासत को लेकर, और बीजेपी की रणनीति का एक तरह से हिस्सा भी दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दक्षिण की, जहां पर तमिलनाडु में ताकत बढ़ाने के लिए नए सहयोगियों की तलाश में निकली बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। क्षेत्रीय दल पीएम के आज एनडीए में शामिल हो गया। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने सलेम की रैली में पीएम के प्रमुख डॉक्टर रामदास की मौजूदगी में इसका ऐलान किया। इस समझौते के तहत राज्य की 39 लोकसभा सीटों में से पीएम के 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। डेवलप तमिलनाडु के एनडीए के मिशन को एक और नई ऊर्जा मिली है। हमारे वरिष्ठ नेता और मेरा व्यक्तिगत संबंध भी जिनके साथ ज्यादा है, सब पीएमके ने भी एनडीए के नेतृत्व में तमिलनाडु का भाग्य बदलने की घोषणा की है। अय्या डॉक्टर रामदास जी का अनुभव और डॉक्टर अंबुमणि रामदास का टैलेंट, उनका परिश्रम तमिलनाडु के डेवलपमेंट को नई ऊंचाई देने में मदद करेगा। दरअसल एआईएडीएमके से रिश्ता टूटने के बाद से ही बीजेपी को तमिलनाडु में नए सहयोगियों की तलाश है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पीएम के बीजेपी के साथ आई हो, लेकिन क्या इस गठबंधन से बीजेपी को फायदा होगा राज्य में, ये जरा समझने का प्रयास कर लेते हैं। पीएमके की अगर बात करें तो ये उत्तरी तमिलनाडु के 6 जिलों में इसका खास तौर से असर है। तो ये उत्तरी तमिलनाडु के 6 जिलों में इसका असर है, और
अति पिछड़े वनियार समुदाय में पीएमके की खासी पैठ जो है बताई जाती है। इसकी करीब 6% वोटों पर उत्तरी तमिलनाडु में पकड़ है। और अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 11 लोकसभा सीटों पर पीएमके का खासा असर देखने में आता है। ये जो लोकसभा सीटें, इनके नाम एक बार देख लेते हैं। ये उत्तरी तमिलनाडु की सीटें हैं: सलेम, धर्मपुरी, विल्लुपुरम, कुडलोर, थिरुवनमलाई, वेल्लोर, आर्नी, कल्लाकुरिची, पेरालंबुरु, नमक्कड़ और चिदम्बरम। इन सीटों पर पीएमके का खास तौर से असर बताया जाता है। वैसे आपको ये बता दें कि एआईएडीएमके भी पीएमके से गठबंधन चाहती थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में पीएमके एनडीए के साथ थी और उसे 5.3% वोट मिले थे। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में वोट घटकर केवल 3% रह गए थे। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो उसे 2019 के लोकसभा चुनाव में 3.6% और 2021 के विधानसभा चुनाव में केवल 2.3% वोट मिले थे। अभी अगर अलायंस पार्टनर्स की बात करें तो बीजेपी तमिल मनीला कांग्रेस मूपनार और दिनाकरन की एएमएमके के साथ गठबंधन कर चुकी है। अभिनेता शरद कुमार ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया है। साफ है कि बीजेपी पीएमके को साथ लेकर तमिलनाडु में तीसरे मोर्चे का गठन करना चाहती है, यानी बीजेपी डीएमके और एआईडीएमके के दो ध्रुवों में बटी तमिलनाडु की राजनीति में एक तीसरा ध्रुव बनने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले आप अगर 8-9.5 साल की बात करें तो 50 बार तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं। और इस साल की अगर बात करें तो जनवरी से अभी तक दक्षिण भारतीय राज्यों के 20 से अधिक दौरे उनके पिछले 3 महीने में हो चुके हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वीर राघव जुड़ गए। वीर राघव, हमने विस्तार से बताया कि बीजेपी के लिए जो पीएमके का गठबंधन है कितना महत्वपूर्ण है। आपकी नज़र में इसका जमीन पर कितना असर होगा? क्या दोनों के काडर मिलकर वहां पर काम कर सकते हैं? क्योंकि पहले भी काम साथ में किए, साथ में चुनाव लड़े हैं, लेकिन एआईडीएमके का इस बार साथ ना होना और पीएमके बीजेपी का साथ में आना, ये क्या वाकई इनको फायदा पहुंचा सकता है? अखिलेश, जैसे देखिए, दो चीजें हैं इसमें मैं पहले बताना चाहता हूं। एआईएडीएमके और डीएमके सबसे बड़े दल है तमिलनाडु में, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब भाजपा और अभी तक कोई भी थर्ड फ्रंट जो एआईएडीएमके और डीएमके के अलावा जो कंटेस्ट किया है, उन्होंने कभी सीट जीत नहीं पाए और वोट शेयर्स में भी सिर्फ 10% तक पहुंच पाए। ये दोनों तमिलनाडु का ऐतिहासिक रियलिटीज है एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न। लेकिन जब आप इलेक्शन की बात करते हैं, जैसे भाजपा का आपने वोट शेयर्स बताया और पीएमके का वोट शेयर्स बताया, पीएमके का वोट शेयर्स कुछ क्षेत्रों में काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। माना जाता है कि सिर्फ 5% का वोट शेयर है अक्रॉस तमिलनाडु का, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वो काफी गुना ज्यादा हो सकता है। और इन अलायंस में ऐसे भी नेता है जैसे ओ पनीरसेल्वम। याद कीजिए कि ओ पनीरसेल्वम 2019 में उनका जो तेनी सीट से जो एक ही ऑपोजिशन एआईडीएमके अलायंस से जो जीते थे, वो सिर्फ ओ पनीरसेल्वम का बेटा थे। बाकी सारा 38 सीट्स में यूपीए डीएमके का लीडरशिप में जीत हासिल किया था। तो ऐसे जो क्षेत्र है, जो 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहां पे इनका सारा वोट शेयर्स आप इकट्ठा कर पाएंगे तो शायद वहां पे एक तरह की दे कैन गिव अ फाइट एज फार एज दोस पर्टिकुलर सीट्स आर कंसर्न। While it may not seem like a larger thing, ये जो कुछ क्षेत्रों में इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखने के लिए कि डीएमके का जो विपक्ष वोट है वो क्या ये थर्ड अलायंस इकट्ठा कर पाएंगे और इफ दे कैन होल्ड और शो सम सिग्निफिकेंट वोट शेयर्स इन दोस काइंड ऑफ सीट्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र को लेकर आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों और वंचित वर्ग पर फोकस रखने की बात है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभों किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय से जुड़ी 5 गारंटियां हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने घोषणा पत्र को अंतिम मंजूरी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है। इस समय कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी चल रही है, जिसमें 11 राज्यों की 80 सीटों पर चर्चा हो रही है। एजेंडे में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान, पुदुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्य हैं।
सूत्रों के मुताबिक अभी तक 3 राज्यों में उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं, बाकी पर चर्चा जारी है। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।